हेलो। स्केल लेगा तेरे पास प्रॉफिट को लेकर प्रमोशन कभी नहीं होता। स्केल लेंगे आप समझा ना तू बात। मैं दौड़ रहा हूँ। मैं इस महीने में जाऊंगा तो बात कर लेंगे उसके बाद अगले महीने प्रमोशन मिल गया तो जा रहा हूँ। नहीं अगले महीने और क्यों लगे आपको अच्छा टेलीकॉलर के लिए आया तो इसमें लग गया। इसमें मतलब तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है कौन से भी इसमें सारा काम मीटिंग लेके आ रहा हूँ टेलीकॉलर के लिए आपको सिलेक्ट किया है तो अपना रिज्यूम कर रहा हूँ। आपके बारे में बताइए हमारा बारे में बता दीजिए। उसके बाद में हो गया आपकी एक ट्रेनिंग होगी प्रिंसिपल बने तो उसमें पूरा ट्रेनिंग कराएंगे उसके बाद बेसिक टू पास सवाल पूछेंगे आपसे इसलिए बार है ठीक है। इसके लिए आना यार किसी के पास से बैटिंग एंट्री थी वो ना आगे यार ये तो सारा सिस्टम पवन जी ने यार हमारी देख तो सही यार मान के तो कोई यार डेट मात्रा इस और साइन बैलेंस डेट प्राप्त मात्रा जारी फ्लो साइन जो पाया गया हाँ थोड़ा सिस्टम तो चले यार सब चीजें सामने बना दो। मैं लिख दो ना भैया कैसे लिख दूं यार मैं कह रहा हूँ यहाँ लिखो 18/11/2022 को इतनी प्लेटियां प्राप्त हुई 40 सिस्टम बिगड़ रहा है यार। 40 प्लेटियां प्राप्त कर लियो बस अडियो खाली जोड़ दियो ये तो मैंने टाइम लिखे थे मारो मैंने रहने दे मैं तो इधर ही बना रहा हूँ पूरा लग गया
वो बैठ जाओ बेटा। हाँ बैठ। हाँ बैठ जाओ बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, अरे बहुत बढ़िया बेटा। और आप लोग कैसे हो? अच्छा, क्या हुआ? चलो। अच्छा, याद आ रही थी क्या? अच्छा, चलो बेटा। ये बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्लियर? हाँ गाओ ना बेटा, इसको बोलो इसको। हाँ स्टार्ट करो ना आप लोग। रिकॉर्डिंग वाले कहाँ गए? रिकॉर्डिंग वाले को बुला। नंबर 5 की है ना? चार। चार। हाँ चलो बेटा, बैठ जाओ बैठो। हाँ। अभी तुम्हारे केमिस्ट्री में और कौन कौन से चैप्टर चल रहे हैं? आयनिक कंप्लीट हो गया क्या? केमिकल कंप्लीट हो गया क्या? केमिकल कंप्लीट नहीं हुआ, आयनिक चल रहा है। अच्छा, दोनों साथ में चल रहे हैं क्या? हाँ तो समझ में आ रहे हैं, दोनों साथ साथ में। अच्छा, तो क्या केमिकल और कोई टीचर पढ़ा रहा है? इनो आयनिक अलग टीचर पढ़ा रहा है क्या? केमिकल कौन से सर? और आयनिक? सोनू सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब करो जैसा भी है बेटा, है ना। ये बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, और बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। कम से कम चलेगा 30 लेक्चर तक, तो आराम से चलेगा बेटा, ये है ना, 30-30 लेक्चर। हाँ ऑफिशियली ये 26 लेक्चर का चैप्टर है। अब तुम्हारे मॉड्यूल में दिक्कत क्या है? कुछ क्वेश्चंस पी ब्लॉक के भी ऐड है इसमें। कुछ क्वेश्चंस क्या है, पी ब्लॉक के भी ऐड है। तो पी ब्लॉक के भी कुछ टॉपिक पढ़ाने पड़ेंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर्स इंक्रीज हो जाएंगे बेटा इसमें। है काफी सारे टॉपिक पी ब्लॉक के भी हैं आपके मॉड्यूल में, केमिकल बॉन्ड। ये चैप्टर नाम का बेटा केमिकल बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें सब तुम्हारे चैप्टर कवर होते हैं। एस ब्लॉक भी कवर होता है, पी ब्लॉक भी कवर होता है, डी एंड एफ ब्लॉक भी कवर होता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एसपीडीएफ ब्लॉक चैप्टर में नहीं पढ़ाई जाएंगी, वो सब यहीं पर कवर होंगी बेटा। तो ये मान के चलना, बोर्ड की तैयारी भी बेटा तुम्हारी इसी चैप्टर में हो रही है। ऐसा चैप्टर है, हाँ बेटा। पी ब्लॉक जैसे 15 से लेके 18 ग्रुप तक बोर्ड में है कि नहीं आप लोगों की 12th क्लास में? तो कई सारी चीजें इस चैप्टर में आएंगी बेटा आपको, है ना। तो वहां पर आप कहोगे कि वहां पर पढ़ा दो, वहां पर नहीं पढ़ाता है कोई भी, कोटा में कोई भी नहीं पढ़ाता है। केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर, मतलब ये हर जगह काम आएगा, फिजिकल में भी, ऑर्गेनिक में भी, और इनऑर्गेनिक में तो आता ही आता है बेटा ये चैप्टर। ऐसा बेटा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, सेकंड चैप्टर है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलो लिखना बेटा, केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिखना बेटा। केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
Chemical bond is a force of attraction. Chemical bond is a force of attraction between two or more than two species. Between two or more than two species. Chemical bond is a force of attraction between two or more than two species. और ब्रैकेट में लिखना बेटा, ब्रैकेट ओपन करना बेटा, एटम्स कॉमा मॉलिक्यूल्स कॉमा आयंस, एटम मॉलिक्यूल्स आयंस, और ब्रैकेट क्लोज करना. Chemical bond is a force of attraction between two or more than two species which combines them as a stable system. 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 कोई भी एटम है बेटा, वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करना चाहता है बेटा? ताकि वो अपने आप को एक स्टेबल सिस्टम में कन्वर्ट कर ले. एटम और एटम आपस में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल्स का. किसका फॉर्मेशन? मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड का. किसका? और आयंस कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्रिस्टल लैटिस का. मतलब क्रिस्टल बोल सकते हैं, सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. क्यों? मतलब क्यों होता है बेटा? एटम्स, आप लोगों को मालूम है, जो एटम्स होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा? बॉन्डेड फॉर्म में. किस फॉर्म में? क्योंकि बॉन्डेड फॉर्म में एटम क्या होता है बेटा? स्टेबल. क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है. बॉन्डेड फॉर्म में क्या होती है बेटा? कम. बॉन्ड एनर्जी मतलब एनर्जी क्या होती है बेटा? कम होती है. तो एटम की टेंडेंसी क्या होती है? अपने आप को कैसे भी करके बॉन्डेड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, यानी बॉन्ड बना के स्टेबिलिटी को गेन करता है. कैसे गेन करता है स्टेबिलिटी को? कुल मिला के इस चैप्टर का प्रिंसिपल क्या है? कैसे भी करके एटम मॉलिक्यूल्स क्या गेन करना चाहते हैं बेटा? स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं. क्या गेन करना चाहते हैं? तो केमिकल बॉन्ड बना के स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है. क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्ड क्या है बेटा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. क्या है? और तुम लोगों को मालूम है बेटा, जब भी कभी दो सिस्टम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सुनते रहना, जब भी कभी दो सिस्टम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो सिस्टम की एनर्जी क्या कम होती है? क्या बेटा? सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? डाउन. अब तो तुमने फिजिक्स में पढ़ लिए होंगे, ये सब नहीं पढ़े क्या अभी तक? वर्क पावर एनर्जी चैप्टर. हाँ, तो उसमें तो पूरा प्रिंसिपल ही यही होता है. क्या होता है? जब सिस्टम की एनर्जी कम तो सिस्टम स्टेबल होता है कि नहीं होता है? अरे नहीं पढ़ा क्या वहां पर? हाँ, तो आएगा, उसमें आएगा. पूरी की पूरी फिजिक्स ही इसी बेसिस पर चलती है बेटा. अब समझना बेटा, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखाया कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो क्या है बेटा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. क्या है? और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन किन के बीच में लग सकता है? एटम्स के बीच में भी, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी, और आयंस के भी बीच में भी. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के लिए कम से कम कितनी स्पीसीज की रिक्वायरमेंट है? दो. कम से कम दो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मिनिमम दो होनी चाहिए, और दो से अधिक भी हो सकती है. क्या बेटा? तो क्या होता है बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं एटम की, जैसे अपने पास है हाइड्रोजन एटम. क्या है बेटा? हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम की टेंडेंसी क्या है? अपने आप को किस में कन्वर्ट कर ले? अरे मॉलिक्यूल्स में. किस में? तो एटम और एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा बेटा? मॉलिक्यूल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब बताना, एटम और एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा बेटा? H2. होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब एटम और एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है. क्या बेटा? तो वो फोर्स कौन सा है? अट्रैक्शन फोर्स. कौन सा फोर्स है? यानी ये एटम जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इन पर कौन सा अट्रैक्शन, मतलब कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स. तभी तो ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकेंगे. क्या बेटा? तो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा. क्या बेटा? ये क्या है बेटा? H2 मॉलिक्यूल. अरे है कि नहीं? अब बताओ, एटम अधिक स्टेबल होता है कि मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल. क्यों? मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. होता है कि नहीं होता है बेटा?
चलो अब बताना, अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स को ले लूं, H2O और H2O, H2O क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल है क्या बेटा, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कौन सा अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों भी क्या होना चाहते हैं, कंबाइन होना चाहते हैं। ये H2O का मॉलिक्यूल है और ये किसका मॉलिक्यूल है बेटा, H2O का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल अधिक स्टेबल होता है किससे, एटम से। मॉलिक्यूल और अधिक स्टेबल होना चाहता है तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या लगेगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा। तो बताओ, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, कंपाउंड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा बेटा, किस में कन्वर्ट होगा बेटा, कंपाउंड में। बताओ, इस कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही तो बेटा अट्रैक्शन है क्या बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहोगे बेटा, केमिकल बॉन्ड कहोगे क्या बेटा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बेटा, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में, इसको भी क्या कहोगे बेटा, केमिकल बॉन्ड। क्या कहोगे बेटा, केमिकल बॉन्ड। यानी बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम एटम के बीच में भी लग सकता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के भी बीच में लग सकता है, और किसके बीच में, तीसरा एग्जाम्पल किसका था बेटा, आयंस का। मान लीजिए अपन ने कोई आयंस लिया Na+ और दूसरा आयन है बेटा Cl-। तो बताना बेटा, ये क्या है, आयन, ये भी क्या है बेटा, आयन। तो एक कैटायन है, दूसरा क्या है बेटा, अनायन। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है क्या बेटा। यानी कभी भी कैटायन और अनायन आपको दिखे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 12th में पूरा का पूरा टॉपिक ही आएगा इलेक्ट्रोस्टैट, जिसके अंदर 5 से 6 चैप्टर होंगे बेटा कम से कम। उसमें पढ़ोगे किसके बारे में, कैटायन और अनायन के बारे में ही पढ़ोगे बेटा। अब समझना बेटा, आयन आयन आपस में कंबाइन होके क्या बना लेंगे बेटा, हम कैटायन और अनायन के बीच में क्या लग रहा है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है क्या बेटा, क्या लग रहा है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी को क्या बोला जाएगा, केमिकल बॉन्ड। क्या बोला जाएगा, केमिकल बॉन्ड। कुल मिला के ये समझ में आ रहा है अपने, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। केमिकल बॉन्ड कुछ भी नहीं बेटा, दो स्पीसीज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम एटम के बीच में भी लगेगा तो एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल में। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में भी लगेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H2O किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, कंपाउंड में। और दो यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटाइन अनाइन या आयन साइंस के बीच में भी लगता है तो कैटाइन और अनाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, NaCl क्या होता है बेटा, सॉलिड होता कि नहीं होता है, नमक। हाँ, तो इसका मतलब ये क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा क्या बेटा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो केमिकल बॉन्ड एटम एटम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल और आयंस आयंस के भी बीच में लग सकता है। तो कुल मिला के आंसर क्या है बेटा, केमिकल बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो स्पीसीज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। अरे आया क्या समझ में। अब बताना बेटा, हाइड्रोजन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। क्या है बेटा, तो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है कि नहीं होता बेटा। तो यानी H2 मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। H2O मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैं लिख दे रहा हूं, आगे डिटेल में डिस्कस होगा। हल्की सी झलक दे रहा हूं बेटा। तो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, अभी आएगा। H2O मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। और जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आयंस आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड कहते हैं क्या बेटा। लिख लो इनको। H2 के लिए बनाना चाहो तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड ही दिखा दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा।
अभी तो केवल इतना एक पॉइंट बताया बस कि केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, बस यही बताया है। ये तो सब बहुत डिटेल में डिस्कस होगा, कोवालेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बताया है कि इस टाइप के बॉन्ड आगे को पढ़ने पढ़ने होंगे बेटा आपको। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड को, हिंदी में मालूम है किसी को? रासायनिक बंध। यानी बॉन्ड एटम एटम के बीच में भी बनता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में भी, और आयंस आयंस के बीच में भी बनेगा। अब बॉन्ड किस टाइप का बनेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? एलिमेंट के नेचर पर बेटा। हाँ बेटा, पीरियोडिक टेबल कुछ याद है कि नहीं है तुम लोगों को, कि भूल गए सब? ये लिखा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ESFA, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी एटम्स एटम्स केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, आयंस आयंस क्या हो रहे हैं? केमिकली कंबाइन हो रहे हैं। क्यों कंबाइन हो रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी को गेन कैसे करते हैं? उसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या है? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ये अपनी एनर्जी को कम करते हैं। किसको कम करते हैं? एनर्जी। एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी को गेन किया जाता है, अचीव किया जाता है। दूसरा रीजन है ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी को गेन करता है। अब उसी को पढ़ेंगे बेटा, तो हेडिंग लगाना बेटा, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी एटम एटम, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, आयंस आयंस केमिकली क्यों कंबाइन होते हैं बेटा? तो लिखना बेटा, फर्स्ट रीजन लिखना, एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म। अब इसमें फर्स्ट रीजन आएगा बेटा ए। एटम कंबाइंस टू फॉर्म to minimize their potential energy, to minimize their potential energy। ये हेडिंग लगाना बेटा, जो लिख रहा हूं ना येलो कलर से, टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी एंड टू गेट स्टेबिलिटी। लिखना बेटा, इसके बारे में दो तीन पॉइंट फिर समझाता हूं। दो रीजन होते हैं बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला रीजन होता है एटम्स कंबाइन करके अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। पोटेंशियल एनर्जी को कम करेगा तो स्टेबिलिटी को
गेन करेगा। यानी पहला रीजन आ रहा है जो यहां पर एनर्जी से एक्सप्लेन किया जा रहा है, यानी एटम्स की स्टेबिलिटी को किससे एक्सप्लेन किया जा रहा है? एनर्जी से। किससे? अगर एटम्स केमिकली कंबाइन करके, केमिकल बॉन्ड समझना बेटा, समझने का बहुत है इस चैप्टर में ना। एटम्स अगर केमिकली कंबाइन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? एटम्स के बीच में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? केमिकल बॉन्ड का। तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब एटम अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। एटम्स की एनर्जी का क्या हो रहा है बेटा? लॉस। लॉस क्यों होता है एटम की एनर्जी का? क्योंकि कौन सा अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है बेटा? कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। और ये पीरियोडिक टेबल में कई बार बताया बेटा आपको, जब भी कभी अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा दो सिस्टम के बीच में, वो दो सिस्टम एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, तो सिस्टम की, एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं होता है? एनर्जी का लॉस मतलब सिस्टम से क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती थी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। यानी किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी क्या होगी? वो एनर्जी क्यों रिलीज होती थी? उसका रीजन क्या था बताओ? क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट करता था कि नहीं करता था? अरे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी लगेगा, और जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएंगे? रिपल्शन। तो दो टाइप के फोर्सेस थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, रिपल्स मतलब रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स, या न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। कहा था कि नहीं कहा था? इलेक्ट्रॉन कब ऐड होगा? जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो सिस्टम से एनर्जी क्या होती थी? रिलीज। एटम से एनर्जी क्या होती थी? रिलीज। उसी रिलीज्ड एनर्जी को क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक बात अपने दिमाग में डाल लो, जब भी कभी दो एटम के बीच में न्यूक्लियर अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा इसका मतलब क्या है? रिपल्सिव फोर्स से डोमिनेट करेगा तो एटम से एनर्जी क्या होगी? रिलीज। या इसको दूसरे शब्दों में कहूं, एटम की एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? यानी एटम्स अपनी एनर्जी को कम कर रहा है, कैसे करके? अपनी एनर्जी को रिलीज करके। अरे है कि नहीं? यानी अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा या लॉस करेगा अपनी एनर्जी का, तो एटम किसको अचीव करेगा बेटा? स्टेबिलिटी को। किसको? ये तो रियल लाइफ में एग्जाम्पल है कि नहीं है बेटा? तुम लोगों को बता भी चुका हूं। पीछे कोई बच्चा बैठा है, शोर मचा रहा है, मान ही नहीं रहा है बेटा, एनर्जी उसमें भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, शैतानी करे जा रहा है। गया मैं गुस्से में, 4 थप्पड़ लगा दिए बेटा उसके। अब वो शांत बैठ गया, 4 गाली मुझे देगा, देगा कि नहीं देगा? मन मन में देगा, मन में देगा, लेकिन शांत बैठा रहेगा अपनी जगह पे क्या? अरे बैठा रहेगा नहीं की, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई कि नहीं हो गई? अब वो शांति से अपनी जगह पे बैठा कि नहीं बैठा है? उसने स्टेबिलिटी को गेन किया कि नहीं किया? अरे किसी एटम की एनर्जी ज्यादा, या किसी भी दुनिया में कोई भी चीज है, किसी की एनर्जी ज्यादा, तो इसका मतलब उसकी मूवमेंट बहुत अधिक नहीं होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब अभी उसने स्टेबिलिटी को गेन नहीं किया है। उसकी एनर्जी का जब लॉस होगा, उसमें से एनर्जी जब रिलीज होगी, तो किसको गेन करेगा? स्टेबिलिटी को गेन करेगा कि नहीं करेगा? कोई बच्चा बेटा रनिंग कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत तेज रनिंग कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें एनर्जी अभी कैसी है? बहुत हाई है कि नहीं है? जब वो थक गया, मतलब उसकी एनर्जी थक गया, मतलब उसकी एनर्जी का क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हुआ कि नहीं हुआ उसकी पोटेंशियल एनर्जी का? तो अब वो कैसा हो गया? एक जगह पे लेट गया, बैठ गया, स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? तो रियल लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं होता है बेटा? तो यानी एटम्स एटम्स कंबाइन करके क्या करते हैं? अपनी पोटेंशियल एनर्जी, तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, नहीं पढ़ा क्या? पोटेंशियल एनर्जी का क्या करते हैं? लॉस करते हैं, और स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा। अरे दो एटम है, मान लीजिए ए और बी, दो एटम है बेटा, ये दोनों केमिकली कंबाइन कब होंगे? ये दोनों एक दूसरे के क्लोज कब आएंगे? जब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा कि रिपल्सिव फोर्स? अब इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स कैसे लग रहा है? अरे ऐसे लग रहा है बेटा, ए एटम का न्यूक्लियस बी एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या अट्रैक्ट करेगा क्या? ठीक उसी तरह बी एटम का न्यूक्लियस ए एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो ये दोनों एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं,
एक दूसरे के क्लोज आना चाहते हैं तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करना चाहिए बेटा? अट्रैक्शन फोर्स। तभी जाके तो केमिकल बॉन्ड बनेगा क्या बेटा? तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट हो रहा है तो ये ए बी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा क्या बेटा? अरे किस में कन्वर्ट होगा? ए बी मॉलिक्यूल में। इसका मतलब ए और बी एटम ने अपनी एनर्जी का क्या कर दिया? लॉस कर दिया। या दूसरे शब्दों में कहूं, इन एटम्स की एनर्जी क्या हो गई बेटा? रिलीज हो गई। क्या हो गई बेटा? रिलीज। अब बताओ बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एनर्जी चली कहां गई? अब आपने पढ़ा होगा बेटा, एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉयड की जाती है। तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही वो कहां स्टोर होगी बेटा? इस बॉन्डेड सिस्टम में स्टोर होगी। कहां स्टोर होगी? बॉन्डेड सिस्टम में। यानी जो एनर्जी इन एटम की रिलीज हो रही है वो कहां स्टोर होगी? इस बॉन्ड में। यानी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमें कहां मिलेगी? बॉन्ड एनर्जी के रूप में मिलेगी। किस एनर्जी के रूप में? बॉन्ड एनर्जी के रूप में मिलेगी। भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस रूप में मिल रही है बेटा? बॉन्ड एनर्जी के रूप में। क्यों मिल रही है? क्योंकि बेटा इन ए और बी एटम से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी कहां स्टोर हो रही है? इस बॉन्डेड सिस्टम में। बॉन्डेड सिस्टम का मतलब इस बॉन्ड में स्टोर हो रही है वो एनर्जी। अरे है कि नहीं? एनर्जी रिलीज होके कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी कि हवा में उड़ जाएगी क्या बेटा? स्टोर होगी। कहां स्टोर होती है? बॉन्डेड सिस्टम में। या हम कह सकते हैं ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है किस रूप में मिल रही है? बॉन्ड एनर्जी के रूप में मिल रही है। अरे किस रूप में? बॉन्ड एनर्जी के रूप में मिल रही कि नहीं मिल रही बेटा? अरे आया क्या समझ में? हाँ तो लिखना बेटा, इसको लिखो पहले। जो बोला है भी लिखा दे रहा हूं, और लिखना बेटा। when two atom combine when two atom combine comma when two atom combine comma due to net attraction force between due to net attraction force between due to net attraction force between them they come close together due to net attraction force between them they come close together they come close together। यही तो बोला बेटा आपसे। जब दो एटम कंबाइन करेंगे तो उन पर कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स लगने की वजह से ये एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होने की वजह से इनकी एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज होगी। या पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। तो लिखना बेटा आगे। हाँ क्या? ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम दे कम क्लोज टुगेदर एंड there will be loss in their potential energy and there will be loss and there will be loss in their potential energy and there will be loss in their potential energy। बताओ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा क्या बेटा? लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है बेटा। अब लिखना बेटा, फुल स्टॉप लगा के लिखना। when कॉमा है ना, कॉमा लगाना। एट ए पॉइंट when comma at a point their potential energy is minimum at a point their potential energy is minimum at a point their potential energy is minimum then a chemical bond is formed then a chemical bond is formed then a chemical bond is formed between them then a chemical bond is formed between them। अभी समझाऊंगा इस पॉइंट को, है ना। अब नेक्स्ट लाइन से लिखना बेटा, टोटल लॉस इन देयर पोटेंशियल एनर्जी total loss in their potential energy will be released total loss in their potential energy will be released in the form of bond energy total loss in their potential energy will be released in the form of bond energy।
यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो भी लॉस हो रहा है वो किस रूप में रिलीज हो रही है बेटा? बॉन्ड एनर्जी के रूप में रिलीज हो रही है, बॉन्ड एनर्जी में स्टोर हो रही है। अब समझना बेटा यहां पर बॉन्ड एनर्जी, चलो इसको बाद में, ग्राफ देखना बेटा आप लोग, इसमें ग्राफ आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को प्लॉट किया जाएगा बेटा। ग्राफ को प्लॉट किया जाएगा बेटा, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर लिया जाता है बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस IND समझ जाओगे क्या बेटा? आर। और वाई एक्सिस पर लिया गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी को, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब समझना बेटा, जब दो एटम आपस में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनकी एनर्जी में क्या चेंज आता है उसको देखना बेटा। मान लीजिए अभी दो एटम है बेटा, उनके बीच में कुछ भी कांटेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब दो एटम इनफिनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कैसी डिस्टेंस पर? इनफिनाइट डिस्टेंस पर है बेटा। इनफिनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, बता सकते हो क्या? जब दो एटम के बीच में ना तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना ही रिपल्शन फोर्स। इन्फिनाइट का ये मतलब नहीं कि 50 किलोमीटर दूर रख दिया। इन्फिनाइट का मतलब क्या है? दो एटम के बीच में ना तो अभी अट्रैक्शन फोर्स है ना ही रिपल्शन फोर्स, इसी को तो बोलोगे आर इन्फिनाइट। इसका मतलब क्या, कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? इन्फिनाइट। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में बिल्कुल भी अभी नहीं है। अब इन दोनों एटम्स को बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है? बॉन्ड का। तो इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा क्या बेटा? क्या आना पड़ेगा? क्लोज। मान लीजिए ये एटम दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो इस तरह से बेटा क्लोज आना स्टार्ट किया। अगर दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तभी तो क्लोज आएंगे क्या? कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? अट्रैक्शन फोर्स, तभी तो क्लोज आएंगे क्या बेटा? पहले दोनों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे, दोनों केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों एटम को एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा क्या बेटा? दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, तो इसका मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स की रिपल्शन फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा तो एटम या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। अभी मान लीजिए इन दोनों एटम्स की एनर्जी यहां पर है, इस पॉइंट पर है, जैसे ही ये एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे इनकी एनर्जी में क्या डिक्रीमेंट आएगा क्या बेटा? एनर्जी में क्या आएगा बेटा? डिक्रीमेंट। मैंने नीचे की तरफ कर्व ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब क्या है? इनकी एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। एटम की एनर्जी क्या हो रही है बेटा? रिलीज हो रही है। तभी तो कर्व नीचे बनाऊंगा क्या बेटा? देखो नीचे की तरफ बनाया कि नहीं बनाया? अब बताना बेटा, ये दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट ऑफ, उसमें क्या देख रही हो बेटा पीरियोडिक टेबल में? ध्यान से सुनो बेटा, ये दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा ये एटम अब एक दूसरे के क्लोज, मतलब जितना आना चाहिए था उतने क्लोज आ जाएंगे, उससे अधिक क्लोज नहीं आ पाएंगे। तो बताओ बेटा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या बेटा? अच्छा यहां पर समझना बेटा, यहां पर कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है बेटा इस कर्व में? अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है क्या बेटा? अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तभी तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तभी तो ग्राफ को नीचे की तरफ प्लॉट किया क्या बेटा? अब ये और क्लोज आते जा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होता जा रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बेटा अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है क्या इक्वल होगा कि नहीं होगा? मतलब ये दोनों एटम अब और अधिक क्लोज नहीं आएंगे। अरे आएंगे क्या बेटा? तो इसका मतलब जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो इससे अधिक पोटेंशियल एनर्जी रिलीज नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी? अरे अब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट ही नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या? अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है रिपल्सिव फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इक्वल। अब बताना, अब ग्राफ ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? और नहीं जाएगा, यानी अब और एनर्जी रिलीज नहीं होगी। रिलीज होगी क्या बेटा? अब और एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यानी इसी पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, सबसे अधिक एनर्जी रिलीज होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर
किसका फॉर्मेशन होगा? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किसका? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा। मान लीजिए दो एटम है बेटा इस तरह से, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होगा बेटा? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये एटम अब एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब क्या हो गया बेटा? अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों क्या इक्वल अमाउंट से लग रहे हैं क्या बेटा? अच्छा, किसी को दिख रहा है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स कैसे लग रहा है? अरे भाई बताया था ना बेटा, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक उसी तरह दूसरे एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। रिपल्शन कैसे लग रहा है? इस एटम के इलेक्ट्रॉन इस एटम के इलेक्ट्रॉन में क्या है? रिपल्शन। इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के न्यूक्लियस के बीच में क्या है? रिपल्शन। तो दो तरह के फोर्स वर्क कर रहे हैं क्या बेटा? अरे आया क्या समझ में? इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, दो एटम एक दूसरे के क्लोज आए, तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट हुआ, तभी तो केमिकली कंबाइन होंगे क्या एटम? तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होता जा रहा है तो एनर्जी उनकी रिलीज होती जा रही है, एनर्जी कम होती चली जा रही है क्या बेटा? एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि इससे अधिक एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो उसका मतलब क्या है बेटा? कि अब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों बराबर है। इसी टाइम पर क्या होगा? केमिकल बॉन्ड का क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन होगा। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा बेटा? जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या होंगे बेटा? दोनों बराबर। अरे आया क्या समझ में? अब बताना बेटा, अब मान लो एटम्स को और क्लोज लेके आ गए कैसे भी करके, अब कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? रिपल्सिव फोर्स। मान लीजिए एटम को आप इस तरह से लेके आ गए बेटा, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस में बहुत अधिक रिपल्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? अब कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? और अचानक से बहुत अधिक रिपल्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका मतलब इन एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? और सडनली चेंज आएगा, तो इस तरह से बेटा इन एटम्स की एनर्जी क्या होगी बेटा? इंक्रीज। अरे आया क्या समझ में? यानी ग्राफ यहां से लेके यहां तक का जो कर्व है, ऊपर की तरफ जो कर्व आ रहा है, कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है बेटा? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है क्या बेटा? क्यों? अरे बॉन्ड का तो फॉर्मेशन हो गया, एटम्स को और अधिक क्लोज लाओगे तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में बहुत जबरदस्त रिपल्शन लगेगा क्या बेटा? रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, यानी सिस्टम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। अरे आया क्या ग्राफ समझ में? हाँ तो लिख लो बेटा, इसको बना लो अच्छे से। मोर रिपल्शन, लेस स्टेबल। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या होंगे बेटा? इक्वल। तभी तो एटम स्टेबल होगा कि नहीं होगा बेटा? ग्राफ आया क्या बेटा समझ में? ये ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया गया है बेटा? पोटेंशियल, एटम की पोटेंशियल एनर्जी और एटम के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहां पर यह दिखाया गया है आपको, एटम्स जैसे जैसे क्लोज आते जाएंगे उनकी एनर्जी में क्या चेंज आएगा। अरे आया क्या समझ में? हाँ। केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड। यानी जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि कम स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? स्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो, तो तभी तो फॉर्म होगा क्या बेटा? तभी तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी को गेन करेगा।
यानी एनर्जी जितनी अधिक रिलीज होगी बॉन्ड उतना ही स्टेबल बनेगा। आदमी बेटा जितना थकेगा उतना जल्दी सोएगा कि नहीं सोएगा बेटा? हाँ, सो गया बेटा, बहुत ही स्टेबल है, सो रहा है रात भर, नहीं है क्या? उसकी एनर्जी बिल्कुल मिनिमम है। दुनिया में हर आदमी क्या चाहता है बेटा? स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, अरे है कि नहीं? और वो स्टेबिलिटी को कैसे गेन करेगा? पैसों से बेटा। अरे पैसे नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? आएगी क्या? हाँ, तो इसलिए मोबाइल वोबाइल मत चलाया करो ये अभी से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फलाना ढिमाका ये सब है ना बेटा, छोड़ दो बेटा, त्याग दो इन सब चीजों को। ये सब चीजें अभी चलाओगे फिर बाद में चलाने के लायक ही नहीं रहोगे अगर अभी चलाओगे। ध्यान केवल बेटा पढ़ाई पे लगाओ, पढ़ाई पे, और 10-15 मिनट एक्सरसाइज किया करो दिन में सुबह। करते हो क्या? ये कैसी बातें कर दी सर आपने? स्टेबिलिटी को गेन करना सही टाइम पे बेटा बहुत जरूरी है लाइफ में भी, नहीं है क्या? तुमने क्या सोचा डॉक्टरी में बेटा, मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट है तो क्या 30 साल तक यही करते रहोगे क्या? तो बेटा 12th के साथ ही निकालो, है ना? सही समय पे डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है, डॉक्टर बन जाओ। 30 साल में कॉलेज में एडमिशन लिया, 30 का हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? कई सारे होते हैं। फिर 6 साल में उसकी एमबीबीएस हुई, 36 का हो गया। फिर एमडी करने गया, 2 साल में होती नहीं है, एक आध बार तो बैक तो लगती है, टफ पढ़ाई होती है थोड़ी, तो वो हो गया 39 का। अब 40 साल के बाद क्या जान बचेगी आदमी में? कुछ बचेगी क्या? क्या वो करेगा, क्या नहीं करेगा जिंदगी में? तो सही टाइम पे बेटा डॉक्टर बनना जरूरी है, तो सही टाइम पे नीट का एग्जाम क्रैक कर लोगे। क्या हमको इंजॉयमेंट है बेटा जिंदगी में 40 साल के बाद, 40 ईयर्स के बाद? कुछ भी नहीं है, ना टांगों में बेटा जान बचेगी, ना शरीर भी बेकार हो जाएगा सब। सीधी सी बात है, क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है सब बेकार है बेटा। जितना भी हम समझते हैं वाह ये पैकेट वाला है, वो सब तो और ज्यादा नुकसान करती हैं चीजें। सब पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है बेटा इन सब। कोई भी सब्जी मार्केट से लाते हैं सब ऐसी ही उगाई जा रही हैं। तो आजकल का जो खाना पीना है प्योर है ही नहीं बेटा बिल्कुल। तो बॉडी में इतनी एनर्जी होती नहीं है। तुम देखो ना पुराने जमाने के लोगों को जो 40 ईयर्स के होते थे वो लगते ही नहीं थे। अभी भी गांव में जाओ, 90-90 साल के दादा दादी होती है, उनमें भी देख लो बेटा कितनी एनर्जी रहती है, क्योंकि उन लोगों का खाना पीना प्योर था बेटा। अब आजकल तो शहरों में प्योर होता ही नहीं है, होता है क्या? वो लगता है कि हम मॉडर्न हो गए हैं, कि पैकेट वाली चीजें आ रही हैं घर पे, सफल मटर आ रही है, लगता नहीं लगता है? सब बेटा सब केमिकल होता है उसमें, नहीं होता है क्या? तो सही समय पे बेटा स्टेबिलिटी को गेन कर लो। यही समय है बेटा तुम लोगों को पढ़ने का। अभी पढ़ लोगे तो आगे चल के कभी इतनी नहीं पढ़ाई करनी है, सही समय पे डॉक्टर बनोगे, सही समय पे तुम्हारा हॉस्पिटल खुलेगा। अरे नहीं खुलेगा क्या? हाँ तो करो बेटा, अभी कुछ मत सोचो, ये मोबाइल वोबाइल तोड़ दो, सब आग लगा दो इनमें बेटा, है ना? और क्या, पढ़ो बेटा, कॉपी किताबों से प्यार करो अभी। सही समय पे स्टेबिलिटी गेन नहीं करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है बेटा, तुम्हें दिक्कत, तुम्हारे पेरेंट्स को दिक्कत, है ना बेटा? बहुत दिक्कत ही दिक्कत है ना? घर भी नहीं बसेगा फिर बेटा जल्दी। हाँ, आओ, 21 सन्यासी बनना है तुम लोगों को? मोह माया है क्या सब? चलो अब समझना बेटा, इधर समझना। एटम जो अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा है, वो किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है अपने को? बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में मिलती है क्या बेटा? यानी बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। तो बताना बेटा, इस पॉइंट पर सबसे अधिक एनर्जी का लॉस होगा क्या बेटा? किस पॉइंट पर? जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर क्या होगा? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? तो बताना बेटा, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये किस फॉर्म में मिलेगी बेटा अपने को? बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। किस फॉर्म में? यानी यहां से यहां तक का जो मैग्नीट्यूड है, ये किसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा? बॉन्ड एनर्जी का। किसका मैग्नीट्यूड? अच्छा, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? उस बॉन्ड में कितनी एनर्जी स्टोर है, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। यानी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जितनी अधिक होगी, बॉन्ड उतना स्टेबल होगा कि नहीं होगा बेटा? अरे बताओ, बॉन्ड में जितनी अधिक एनर्जी प्रेजेंट होगी, बॉन्ड कितना होगा? उतना ही अधिक स्टेबल होगा कि नहीं होगा?
मान लीजिए दो बॉन्ड है, किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है, किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी दो बॉन्ड है जैसे ए और बी, समझना बेटा बी और सी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ रही है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, बी और सी की बॉन्ड एनर्जी क्या है बेटा, ग्रेटर है। बॉन्ड एनर्जी जितनी अधिक होगी बॉन्ड उतना स्टेबल होगा। क्यों, बॉन्ड एनर्जी जितनी अधिक रिलीज होगी, एनर्जी जितनी अधिक रिलीज होगी उतनी ही बॉन्ड एनर्जी के रूप में मिलेगी, क्या उतनी एनर्जी, उतनी ही बॉन्डेड सिस्टम में स्टोर होगी क्या बेटा, तो इसका मतलब बॉन्ड उतना ही स्टेबल बनेगा। अरे आया क्या समझ में, तो मैं कह सकता हूं बेटा जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, यानी बेटा जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ये किस पे डिपेंड करेगी बेटा, बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी बेटा, बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। सिंपल सा दिमाग में रखना बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो सब एनर्जी कहां मिलती है बेटा, बॉन्ड एनर्जी के रूप में मिलती है क्या बेटा। जितनी अधिक बॉन्ड एनर्जी होगी या जितनी अधिक एनर्जी रिलीज होगी उतनी अधिक एनर्जी बॉन्डेड सिस्टम में स्टोर होगी क्या बेटा, यानी उस बॉन्ड में स्टोर होगी। बॉन्ड में स्टोर होगी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, अलग से अलग देनी पड़ेगी क्या एनर्जी, तो इसका मतलब किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अधिक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी कि नहीं होगी बेटा। लिख लो बेटा इसको। मैंने तुम्हारे को यही तो पॉइंट लिखाया था एक, व्हेन दे व्हेन एट ए पॉइंट देयर इज ए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यही तो लिखा है बेटा, इसको पढ़ो समझ में आ जाएगा। यानी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, लिखा है देखो। अरे लिखा है क्या बेटा, हाँ उसको एक बार पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है या मैक्सिमम एनर्जी का रिलीज होता है, उसी टाइम पे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या बेटा। हाँ, ये ग्राफ आप लोगों ने कैसा बना दिया, ये बेटा ऊपर की तरफ थोड़ा निकालना है, किसी ने यहीं पर छोड़ दिया, ऊपर की तरफ लेके जाना है बेटा इसको, है ना। ये एक्स एक्सिस है, इसके नीचे नेगेटिव मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल एनर्जी का, इधर पॉजिटिव है, थोड़ा ऊपर लेके जाओ बेटा ग्राफ को। चलो, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी बेटा, बॉन्ड एनर्जी पर। समझ में आया क्या सभी को, सभी को क्लियर है क्या बेटा यहां तक। केवल दो ही बातें सिखाई है बेटा, क्या, केमिकल बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी बात क्या सिखाई, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, एटम क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि वो हाँ अपनी एनर्जी का लॉस करके, अपनी मैक्सिमम एनर्जी का लॉस करके स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा। तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा जब मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होगा। क्या इससे नीचे कहीं और ग्राफ जा रहा है क्या बेटा, यही मिनिमम पॉइंट हो, तो यहां पर क्या होगा बेटा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अरे आया क्या समझ में, यानी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस रूप में मिल रही है बेटा, बॉन्ड एनर्जी के। यानी बॉन्ड को क्लासिफाई किया जाता है बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, बॉन्ड एनर्जी किसी बॉन्ड की बहुत ग्रेटर है तो इसका मतलब वो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है तो बॉन्ड कैसा होगा बेटा, वीक। तो अब हेडिंग लगाना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ऐसे लिखना बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, हाँ हेडिंग लिखना बेटा, हेडिंग लगाना, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, classification of bonds on the basis of bond energy, on the basis of bond energy. Classification of bonds on the basis of bond energy. अब अगले वीक से बेटा तुम लोगों की क्लास 1 बजे वाली नहीं लगेगी, है ना, मंडे से प्रॉपर जो क्लास होती है ना 1.5 घंटे की वही लगेगी, है ना। यानी बेटा बॉन्ड को क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पर, ये बॉन्ड एनर्जी कहां से आई, अरे जो सिस्टम या एटम एनर्जी रिलीज कर रहा है वो एनर्जी किस रूप में मिल रही है, बॉन्ड एनर्जी के रूप में। बॉन्ड एनर्जी जितनी अधिक रिलीज होगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी किसी बॉन्ड की जितनी अधिक होगी, बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही थी, बॉन्ड एनर्जी पर। उल्टा मत बोल देना कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है,
कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, ना कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही है बेटा, आप समझना। यानी बॉन्ड का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है? बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर है। तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब है बेटा बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी बेटा? हाई। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा? हाई। और जो बॉन्ड एनर्जी होती है लगभग 42 किलोजूल पर मोल से ग्रेटर होती है। कितनी होती है? 42 किलोजूल पर मोल से ग्रेटर। यानी किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें एनर्जी 42 किलोजूल पर मोल से ग्रेटर देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब वो बॉन्ड कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? और जो दूसरा बॉन्ड होगा वो कैसा होगा बेटा? वीक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा? वीक बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा? लो होगी कि नहीं होगी? तो जो वीक बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो होती है लगभग 8 टू 42 किलोजूल पर मोल के बीच में होती है। कितनी होती है बेटा? 8 टू 42 किलोजूल पर मोल के बीच में होती है। अब समझना, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं बेटा जनरली ये एटम्स के बीच में फॉर्म होते हैं। किसके बीच में? एटम्स के बीच में। और जो वीक बॉन्ड होता है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होता है। किसके बीच में? यानी एटम और एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको कहा जाएगा इंटर एटॉमिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इंटर वर्ड का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग दो स्पीसीज है ना, तो यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना है बेटा, इस बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है बेटा? इंटर एटॉमिक बॉन्ड है कि नहीं है बेटा? इंटर एटॉमिक, इंटर का मतलब दो, एटॉमिक का मतलब एटम, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा बताओ इसको क्या कहोगे? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अरे क्या कहोगे? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। यानी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है। तो यानी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स होते हैं, अच्छा ध्यान रखना मैं फोर्स बोलूं या बॉन्ड बोलूं बात एक ही है, अरे है कि नहीं? तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होता है? जनरली वीक बॉन्ड। और एटम एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है देखा गया है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? ग्रेटर देन 42 किलोजूल पर मोल। क्या ग्रेट एनर्जी ग्रेटर देनी पड़ रही है क्या? और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी? 8 टू 42 किलोजूल पर मोल के बीच में। तो इसका मतलब एनर्जी कम देनी पड़ रही है क्या बॉन्ड ब्रेक करने के लिए? यानी बॉन्ड आसानी से टूट रहा है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में। तो इसलिए वीक बॉन्ड के मतलब इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कैसा होता है बेटा? वीक बॉन्ड। अरे कैसा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड भी कहा जाता है या इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहा जाता है बेटा, अरे है कि नहीं? अब देखना बेटा, इंटर एटॉमिक बॉन्ड को चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बेटा कोवल, फर्स्ट है बेटा आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? ये सुना है क्या तुम लोगों ने? सेकंड है बेटा कोवालेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? कोवालेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड अभी तुम लोगों ने देखा था, जैसे कोवालेंट बॉन्ड हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में बनना था क्या? एटम एटम के बीच में है। यानी कोवालेंट बॉन्ड कैसा है बेटा? इंटर एटॉमिक बॉन्ड। आयंस भी कैसा है? इंटर एटॉमिक बॉन्ड। तीसरे टाइप का जो बॉन्ड होता है वो कौन सा है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सुना है क्या तुम लोगों ने? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फोर्थ जो बॉन्ड है बेटा ये होता है बेटा, हाँ आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवालेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। और मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक रेडियस ध्यान आई क्या बेटा तुम लोगों को? चलो, अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं या जो वीक बॉन्ड है ये दो टाइप के होते हैं बेटा, समझना। एक होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी बताया था मैंने क्या तुम लोगों को? हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरे टाइप का जो होता है उसको बोला जाता है वॉन्डरवॉल बॉन्ड फोर्सेस। वॉन्डरवॉल फोर्सेस या वॉन्डरवॉल बॉन्ड। तो कुल मिला के छह टाइप के बॉन्ड हैं, चार तो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दो कैसे हैं बेटा? वीक बॉन्ड। एटम एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये किसके बीच में फॉर्म होते हैं बेटा? एटम एटम के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डरवॉल फोर्सेस या वॉन्डरवॉल बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ऐसा देखा गया है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कैसा होता है बेटा? वीक बॉन्ड। लिख लो बेटा इनको, कोवलेंट बॉन्ड।
अब इनको डिटेल में पढ़ना है एक एक करके बेटा, इन सभी बॉन्ड्स को। हाँ कम इन बेटा। अरे आया क्या समझ में बेटा? हाँ, अब बाकी आगे का कल पढ़ेंगे। यानी अभी तक मैं स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, किस बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहा हूं? एनर्जी के बेसिस पर। किस पर बेटा? एनर्जी के बेसिस पर। अब कल के लेक्चर में दो रीजन होते हैं बेटा स्टेबिलिटी गेन करने के, केमिकल बॉन्ड बनाने के। पहला रीजन बता दिया एनर्जी के बेसिस पर, दूसरा रीजन कल बताऊंगा। एक लुइस नाम का साइंटिस्ट था बेटा, उसने बताया था बेटा, सुनना बेटा, उसने अरे सुनना, एटम्स केमिकली क्यों कंबाइन करते हैं? पहला रीजन क्या था? एनर्जी के बेसिस बताया था क्या बेटा? यानी वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। तो जो दूसरा साइंटिस्ट है बेटा लुइस, उसने एनर्जी को आधार मानकर एक्सप्लेन नहीं किया था। उसने बताया था ये जो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं 8 के चक्कर में बनाते हैं। किसके चक्कर में? इनर्ट गैस जो होती है उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। हीलियम को छोड़कर सभी इनर्ट गैस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 होते कि नहीं होते? और इनर्ट गैस कैसी होती है? स्टेबल। तो हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखे। कितने इलेक्ट्रॉन को? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है और शेयरिंग भी कर सकता है। तो ये कौन सा रूल था बेटा? लुइस ऑक्टेट रूल। पढ़ा था क्या 10th क्लास में? यानी लुइस ने स्टेबिलिटी को, अरे सुनना, लुइस ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। उसने एनर्जी का कहीं यूज किया क्या बेटा? नहीं। यहां पर जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, किससे एक्सप्लेन किया जा रहा है? एनर्जी से। दोनों में फर्क समझ में आया क्या बेटा? दो रीजन होते हैं, पहला क्या है? एनर्जी वाला, दूसरा क्या है? 8 के चक्कर वाला। अरे है कि नहीं? कल उसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा, है ना? ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय बेटा, बाय।